तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर जो अपनी क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश, उसमें हमने पीछे की क्लास में अपवर्तन समझा था कि भाई अपवर्तन क्या होता है। फिर हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे। अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, उनमें जो स्नेल का नियम था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्नेल का नियम क्या था, बोलो मेरे साथ एक बार। स्नेल का नियम ये कहता है कि कोई भी जो पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे ये पृष्ठ है, ये ऊपर वाले माध्यम को और नीचे वाले माध्यम को अलग कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण इस पर आती है, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात मान लो ये अभिलंब है, तो मान लो ये विरल और ये सघन है, तो सघन में क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अभिलंब की ओर झुक गई तो स्नेल का नियम ये बोलता है कि ये जो पृष्ठ है, यानी ये पृष्ठ जो कि ऊपर वाले माध्यम को और नीचे वाले, यानी ऊपर जो माध्यम है उसको विरल मान रहे हैं और नीचे वाले माध्यम को सघन मान रहे हैं। यानी ये पृष्ठ कहता है कि ये जो पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर, और इनका जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है, कांस्टेंट, नियत। और इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। आज की इस क्लास में हमको इस अपवर्तनांक की फुल चर्चा करनी है कि भाई अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अगर मैं इस विरल माध्यम और सघन माध्यम को चेंज करूं तो क्या अपवर्तनांक बदलता है क्या। तो आज इन्हीं सभी बातों पर हमें इस क्लास में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही एनर्जेटिक क्लास रहेगी, तो अपना 100% दें और मेरा 100% भी आप ग्रहण करें, ठीक है। तो चलिए अपवर्तनांक को समझते हैं। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि भाई हमने एक माध्यम से, एक पृष्ठ से अपवर्तन करवाया है, तो वो जो माध्यम है वो उस प्रकाश किरण को कितना मोड़ सकता है, या उस प्रकाश किरण की चाल को कितना कम कर सकता है, कितना धीमा कर सकता है, कितना तेज कर सकता है। इसी का एक हमने अंक लिया है, उसको अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी अंक है सिर्फ, यानी फिर चलो डिस्कस करते हैं फिर क्या है, समझो। जैसे ये एक माध्यम है, मैं इस माध्यम को बोल रहा हूँ माध्यम फर्स्ट। मैं अभी सघन और विरल नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर तो आपको पता ही चल जाएगा भाई मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी। और ये है माध्यम सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश किरण है और ये ऐसे चली जाती है। जो अपवर्तनांक होता है उसको हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार n से करते हैं और कई बार म्यू से करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू या न्यू। इसको म्यू और न्यू दोनों नाम बोले जाते हैं, ठीक है। यानी अपवर्तनांक को हम या तो n से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो, यानी n, जो n है अपवर्तनांक है, अगर मैं लिखूं n21, देखो अलग अलग चीजें हैं। n21 का मतलब क्या है, n21 का मतलब है माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 का मैं लिखता हूं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। समझ में आई बात। यानी n21 का मतलब क्या हो गया, n21 वास्तव में है क्या,
अपवर्तनांक वास्तव में है क्या? अपवर्तनांक ये बोलता है कि जो माध्यम 1 है उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, उनका अनुपात ही क्या है? अपवर्तनांक है। तो N21 बोलता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब N21 का मतलब क्या है? वास्तव में अपवर्तनांक क्या है? वास्तव में अपवर्तनांक निर्वात क्या मतलब जो माध्यम है उनमें प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या है? अपवर्तनांक है। ये अनुपात ही हमें बताता है कि भाई माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। जैसे मैंने माध्यम 2 का निकाल लिया, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाला है? माध्यम 1 के सापेक्ष निकाला है। मतलब अगर मुझे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पता है, अगर मुझे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पता है तो मैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल सकता हूँ। किसकी सहायता से? लेकिन माध्यम 1 का मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ये सापेक्ष है, रिलेटिव है। समझ में आई बात? अगर मैं माध्यम 1 बदल देता हूँ तो भी ये बदल जाएगा। आई बात समझ में? चलो सर समझ में नहीं आया, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। इसका मतलब तो मैं माध्यम 1 का भी निकाल सकता हूँ। हाँ सर, तो देखो इस जो N21 है इसको बोलते हैं सापेक्ष, क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? आराम से समझो, ये सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब मैंने सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष निकाला है। समझ में आई क्या बात? मैंने माध्यम 1 के सापेक्ष निकाला है, इसीलिए मैंने बोला सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। हाँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना रे, N12 भी लिख सकता हूँ। मतलब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ N12 मतलब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। वो क्या होगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ये भी क्या है? ये भी सापेक्ष अपवर्तनांक ही है। आई बात समझ में? तो सर ये तो आपने सापेक्ष निकाला है, फिर वास्तव में अपवर्तनांक क्या हो रहा है? अगर यही अपवर्तनांक है तो फिर आप सापेक्ष शब्द यानी रिलेटिव शब्द का यूज़ क्यों कर रहे हो? देखो पूरी बात अब समझ में आएगी आपको। मतलब माध्यम 1 मुझे पता नहीं है, मैं माध्यम 1 कुछ भी ले रहा हूँ और मुझे, लेकिन माध्यम सपोज करो अगर मुझे माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो पहले मुझे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? मतलब अगर मुझे माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर मुझे माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो मुझे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? अगर मुझे माध्यम 1 का अपवर्तनांक पता है तो ही मैं माध्यम 2 का निकाल सकता हूँ। तो फिर सर हम अपवर्तनांक निकालेंगे कैसे? देखो अब बात समझ में आएगी आपके। इधर देखो ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक चीज़ बताता हूँ पहले आपको। माध्यम कोई भी हो, चाहे कितना भी सघन और विरल माध्यम हो, लेकिन जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है? वो एक बात लिखो,
प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के आगे आप 8 जीरो लगा लो, उतने मीटर 1 सेकेंड में कवर करता है प्रकाश। लेकिन वो माध्यम कैसा होना चाहिए? निर्वात। बोले सर ये निर्वात क्या होता है? मेरी बातें आराम से सुनो आप। निर्वात का मतलब है कि कोई माध्यम है ही नहीं। निर्वात का मतलब होता है कि कोई माध्यम है ही नहीं। बोले कैसे सर? जैसे आप इमेजिन करो, आपके पास एक बड़ा सा कांच का बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक पाइप लगाकर उसकी पूरी एयर को पंप के द्वारा बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब पूरी आप इमेजिन करो, आपने लगभग एयर को बाहर निकाल दिया, तो अब उसके अंदर एयर बची क्या? बोले नहीं सर, एयर नहीं है। इसका मतलब अब उसके अंदर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है उसी को तो निर्वात बोलते हैं। और निर्वात कहाँ होता है? निर्वात होता है स्पेस में। कहाँ पे? स्पेस में। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में क्या होता है? निर्वात होता है। आई बात समझ में? यानी निर्वात सिर्फ कहाँ होता है? अंतरिक्ष में होता है। और जो वायु है, वायु को हम अप्रोक्सीमेटली, वायु लगभग, मैं क्या बोल रहा हूँ? वायु लगभग निर्वात है। लगभग निर्वात है का मतलब निर्वात तो नहीं है ना। मेरी बातें आप आराम से सुनते जाओ कि प्रकाश की जो अधिकतम यानी जो मैक्सिमम चाल है वो निर्वात में होती है। और लगभग निर्वात के जितनी ही, लगभग मतलब निर्वात के बराबर नहीं है, निर्वात से ज़्यादा कम भी नहीं है। तो निर्वात के लगभग बराबर जो चाल है वो कहाँ होती है? वायु में होती है। अब समझो, और जो वायु, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, इरेज क्या यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ पर एक स्टार पॉइंट जो भी बोलो वो डाल के लिख लेना कि निर्वात या वायु का अपवर्तनांक, निर्वात या वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अब बताओ मेरे को, आपको निर्वात का अपवर्तनांक पता चल गया क्या? बोले हाँ सर पता चल गया। तो अगर मैं माध्यम 1 को निर्वात ले लूँ, क्योंकि निर्वात का मुझे अपवर्तनांक पता है, अगर मैं सपोज करो निर्वात नहीं लेता तो क्या होता? तो मुझे पहले माध्यम 1 का निकालना पड़ता। वो कैसे निकालता मैं? मेरे को खुद को भी नहीं पता। तभी तो हमने क्या किया? माध्यम 1 को रिप्लेस किया। बोले किससे? बोले हम माध्यम 1 को क्या लेंगे? बोले हम माध्यम 1 को लेंगे निर्वात। क्या लेंगे? निर्वात। निर्वात लेंगे या फिर वायु लेंगे। अब निर्वात या वायु मतलब जब आपको N21 निकालना है, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, तो वो क्या करोगे? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल आपको पता है, ये रही, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल आपको पता चल गई, और निर्वात का अपवर्तनांक आपको पता है। यानी अब आसानी से आप क्या कर सकते हो? माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तो क्या वैसे फैक्चुअल बात है वो लिख रहा हूँ कि आराम से समझना। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मैं लिख दूंगा, फिर देख लेना। अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब समझते हो, डिपेंडेंट नहीं है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही और इसे ही, अब जो मैंने लिखा था ना अपवर्तनांक, वो इसे ही कहते हैं, तो इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। आई क्या बात समझ में? इतना डिटेल्ड में समझा दिया मैंने। देखो वापस समझो एक बार, दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है। n2 n2 का मतलब है, n का मतलब अपवर्तनांक, 2 का मतलब 2 का 1 के सापेक्ष, ठीक है। यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरे को 1 का ज्ञात करना है, n12 का मतलब भाई n1 का भी ज्ञात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो n12 का मतलब 1 का 2 के सापेक्ष माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमें एक माध्यम का पता होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोल दिया। क्या बोला? रिलेटिव रिफ्रैक्शनेंट कांस्टेंट। इसीलिए हमने इसे क्या बोला? सापेक्ष अपवर्तनांक बोला। बोले इसमें हमें एक माध्यम का पहले पता होना चाहिए। तो हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, आगे इस पर भी क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, हमने माध्यम 1 को निर्वात ले लिया, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा किसी में नहीं हो सकती। अगर कोई और मीडियम लोगे तो उसमें इससे कम होगी, इससे कम होगी। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो कम होगी, इसका मतलब निर्वात, हमने माध्यम 1 को क्या लिया? निर्वात लिया। और निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ रही है बातें? तो फिर मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया कि यदि माध्यम 1, ये माध्यम 1 यही तो था, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, माध्यम फर्स्ट, 1 नहीं माध्यम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट। यदि माध्यम फर्स्ट निर्वात या वायु है, आराम से समझो, यदि माध्यम फर्स्ट निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि हमें सिर्फ अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक से ही मतलब है, माध्यम 1 तो फिक्स है, तो इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक ही क्या है? अपवर्तनांक है। यानी कुल मिला के फाइनल बात मैं अब अगले पेज पे लिखूंगा। चलो तो अब अपने दिमाग को एकदम खोल के रख दो और मेरे साथ एक बार दोबारा समझ लो। मैंने पीछे की क्लास में, मतलब पीछे क्लास क्या, मतलब जो पीछे की अपनी वीडियो है, मैंने उसमें लिखा था n2 यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसे हमने बोला था सापेक्ष। क्या बोला था? सापेक्ष। सापेक्ष क्यों बोला था? क्योंकि इसमें मुझे माध्यम अगर 2 का निकालना है तो मुझे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब मुझे माध्यम 1 में पहले प्रकाश की चाल निकालनी पड़ेगी और फिर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं अपवर्तनांक निकाल सकता हूँ। तो ये तो ज़्यादा लेंथी काम हो गया। तो फिर मेरे को तो सिर्फ अपवर्तनांक ही तो चाहिए उस माध्यम का, तो कैसे निकालें? तो मैंने क्या किया, माध्यम 1 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? निर्वात या वायु के साथ। मतलब अब मैं डायरेक्ट प्रकाश किरण को निर्वात से या फिर वायु से किस में डाल रहा हूँ? माध्यम में। मतलब जैसे आप इमेजिन क्या यार, बहुत ईजी चीज़ है। मान लो ये वायु है, मतलब यहाँ आपने एक लेज़र पकड़ रखी है, ऐसा सपोज करो, लेज़र है, ठीक है, ये लेज़र है, ये इसका बटन है, आपने लेज़र पकड़ रखी है। तो आप वायु में ही तो लेज़र लेके खड़े होते हो, और फिर यहाँ एक आपने क्या रख रखी है? सिल्ली। सिल्ली का मतलब कांच की स्लैब, कांच की स्लैब रख रखी है, ठीक है, ये आपकी कांच की स्लैब है। आपने क्या किया? लेज़र डाली, तो वो लेज़र ऐसे आई और फिर ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो गई अंदर जाके, यही तो अपवर्तनांक है। अब इसकी आपको निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, वो फिक्स है, वो कितनी होती है? उसे लिखते हैं c। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं? c से लिखते हैं। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। यानी यहां आपको इसकी चाल पता है, ये ऐसे जा रही है, और इसमें आपको निकाल लेनी है, बात खत्म। समझ में आ रही है बातें? बोले आ गई सर। अब देखो, क्योंकि मैंने माध्यम एक को हटा दिया और उसकी जगह क्या लिख दिया, वायु, यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। यानी अब मुझे सिर्फ माध्यम की निकालनी है, तो यहाँ N21 की जगह मैंने क्या लिख दिया, NM। M का मतलब क्या है, मीडियम। M का मतलब क्या है, मीडियम। मीडियम का मतलब मध्यम। यानी जो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, C से। ये रही फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और V का मतलब माध्यम में प्रकाश की, V को मैंने क्या लिख दिया, माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात की ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब मेरे को एक चीज़ बता दो, आप एक कंसेप्ट सीख लो यहीं पर, कि मेरे को बताओ C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि निर्वात से ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जिसमें प्रकाश की चाल निर्वात से ज़्यादा हो। मतलब अगर आप कोई भी मीडियम लोगे तो उसमें प्रकाश की चाल निर्वात से कम ही आएगी, कम ही आएगी। इसका क्या मतलब है, एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि भाई अगर आप 2 में 2 से कम कोई भी संख्या है, मान लो 1.5, 2/1.4, 2/1, 2/0.5, मतलब अगर आप 2 में उससे कम का भाग दोगे तो सीधी सी बात है, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोले हाँ सर आएगी। तो मेरे को ये बता दो कि अपवर्तनांक का मान कभी 1 से कम हो सकता है क्या? बोले सर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट 2 बातें लिख रहा हूँ, वो याद कर लेना। अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, तथा निर्वात के लिए 1 होता है, तथा निर्वात या वायु के लिए 1 होता है। तो ठीक है, आपको मैं 2-3 के याद करने की थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा। बुक में तो पूरी टेबल बना रखी है, उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 का लिख रखा है, 10-12 नहीं तो 8-10 का पक्का लिख रखा है। उतने आपको याद नहीं करने, बुक वाले ने खुद ने लिख रखा है कि इनको आपको कंटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 2-3 का पता होना चाहिए, और वो मैं लिखवा देता हूँ। कौन कौन से देखो, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, चलो यहाँ लिखवा देता हूँ। आपको एक तो ध्यान रखना है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। मैं आपको सिर्फ 3 वैल्यू लिखवा रहा हूँ, वो 3 वैल्यू ही आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। एक क्राउन कांच, का कितना होता है 1.52, और एक हीरे का लिख लो, हीरे का कितना होता है 2.42। बस हाँ, एक ध्यान रखना, अपवर्तनांक क्या है, मात्रकहीन राशि है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अपवर्तनांक की इकाई होती है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये क्या है, देखो आप, निर्वात में प्रकाश की चाल का मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड। तो भाई साहब मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड तो कट गया, बचा तो कुछ है ही नहीं। यानी जो अपवर्तनांक है वो क्या है, मात्रकहीन है। क्या है, मात्रकहीन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, मैं थ्योरी के बाद में ना ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा, आज से पीछे के PYQs और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मेरी पॉसिबिलिटीज़ सारी लेके आऊँगा। तब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी करेंगे क्लास के अंदर ही, बाद में नहीं करेंगे।
क्योंकि बाद में फिर आपकी नीयत ख़राब हो जाएगी। देखो आज की अब जो ये क्लास है इसमें हम अपवर्तनांक पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उससे जो आपके कंसेप्ट हैं वो और भी मजबूत हो जाएंगे। देखो अब एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आपने थ्योरी रट ली, थ्योरी को एकदम कंठस्थ कर लिया और फिर रट के एग्ज़ाम में लिखा है आपके नंबर आ गए। अब कुछ नहीं है वैसा। आपने थ्योरी कर ली है तो थ्योरी पे बेस्ड एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन करो, कंसेप्ट को मजबूत करो, फिर एग्ज़ाम दो, तब जाके आपके अच्छे चांसेस होंगे अच्छे मार्क्स के। ठीक है। एक प्रकाश किरण निर्वात से, अगले ने खुद ने कह दिया कहाँ से, निर्वात से, मतलब ठीक है समझ में आ गया। निर्वात से 1.15 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की चाल, मतलब कांच में हमें प्रकाश की चाल बतानी है। ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो दिया गया, लिखो दिया गया, दिया गया क्या लिखोगे, बोले हमें क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, हमें कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। कितना दे रखा है, इसे आप NW से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड ग्लास। ठीक है। कितना दे रखा है 1.50। अब सर इसमें कुछ दे नहीं रखा, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन में दे या ना दे, आपको ये ध्यान होना ही है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये डाटा आपको हमेशा याद रखना है, चाहे क्वेश्चन में आपको दे या ना दे। कई बार क्वेश्चन में लिख देते हैं यदि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और कई बार नहीं लिखते हैं, तो उस टाइम आप एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई लिखा नहीं आपने। ठीक है। तो फॉर्मूला याद करो क्या है, एन ऑफ मीडियम, मीडियम था ना, एन ऑफ मीडियम, तो वो क्या था C/V। C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और V का मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आप निकाल रहे हो। तो V हो गया आपका ग्लास, तो V ऑफ ग्लास, और मीडियम भी क्या है आपका ग्लास। ठीक है। तो आपको N ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, बोले सर जी N ऑफ ग्लास 1.50। 1 अरे आगे 0 का मतलब तो होता ही नहीं है, तो छोड़ो ना। और C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और V ऑफ G आपको फाइंड करना है। तो V ऑफ G कर दो इधर उधर, तो V ऑफ G कितना आया 3 × 10⁸ बटा 1.5, पॉइंट हट जाते ही ऊपर 0, ये लो, तो 30 से 15 कट गया 2 टाइम्स, भले 30 × 15, दो बार कट गो, तो आंसर कितना आया 2 × 10⁸। और मात्रक लगाना मत भूल जाना, यूनिट लगानी है भाई। ये तो आपने वेलोसिटी निकाली है, समझ में आ रही बात, वेलोसिटी की यूनिट तो होती है ना कुछ, कई ऐसे ही छोड़ आएंगे, क्या फ़ायदा, गलत कर देगा एग्जामिनर। क्या है 2 × 10⁸ किलोग्राम है, 2 × 10⁸ सेकेंड है, क्या है, क्या समझेगा वो। तो आपको यूनिट लगानी है मीटर पर सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन सही है, यानी जो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आप देख सकते हो निर्वात से कम ही आई है। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस फ्री मटेरियल, जो ये फ्री मटेरियल है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है। फ्री कंटेंट का लाभ उठाना सीखो। ठीक है। धन्यवाद।